हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर आप सबका हमारी क्लास में स्वागत है। आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 का और एनवायरनमेंट क्लास 5 यानी हमारा परिवेश कक्षा 5 का, जिसमें आपको हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 9, जिसका नाम है बी एंड आवर क्रॉप्स। बी एंड आवर क्रॉप्स यानी हम और हमारी फसलें। इस चैप्टर की हम आपको 3 क्लास दे चुके हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। आज हम इसकी पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 4, जिसमें हम सीखने वाले हैं कुछ और मेथड ऑफ सिंचाई के और फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो देखते हैं क्या है इसमें। पहले हम सीखेंगे कि कुछ, जैसे उसमें हमने बताया था ढेकुली द्वारा, रहट द्वारा, बेड़ी द्वारा और लीवर के द्वारा किसान सिंचाई किया करते थे अपने खेतों की। और भी बहुत से साधन थे जो बताए गए थे, और इसमें हम और एक दो साधन है वो भी सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डू यू नो मीन्स होता है क्या आप जानते हैं। इसमें कहा गया नाउ एडीज। नाउ एडीज का मतलब होता है आजकल। द न्यू मेथड लाइक, आजकल कुछ सिंचाई करने के नए तरीके भी अपनाए गए। पिछली क्लास में जो हमने तरीके अपन बताए थे वो बहुत पुराने तरीके हो चुके हैं, और अब शायद वो लगभग वो तरीके खत्म भी हो गए हैं। शायद ही कहीं आपको मिले कि उन तरीकों से सिंचाई कहीं की जाती हो। अब कुछ नए मेथड भी सिंचाई के आ गए हैं। पहला क्या इसमें दिखा रहे हैं, ड्रिप एरीगेशन सिस्टम। अब ये ड्रिप एरीगेशन क्या होता है। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद करके पानी देना। ड्रिप एरीगेशन सिस्टम बूंद बूंद करके पानी देने का कोई सिस्टम है, कोई तरीका है। अब और दूसरा है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्या होता है, झरना। एरीगेशन सिस्टम यानी झरने द्वारा पानी देना। झरना कहिएगा, फव्वारा कहिएगा। यानी हमने क्या किया कि कहीं कुछ ऐसा फव्वारा लगा देते फसल के बीचों बीच में, जो अपने चारों तरफ है पानी बरसाता रहता है एक तरीके से। झरना सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। और इन तरीकों का हम कहाँ यूज करते हैं, ये आपको पता करना है। आखिर हमें ऐसा जरूरत क्यों पड़ती है बूंद बूंद करके पानी देना, या अपने कृत्रिम तरीके से झरने तरीके से पानी उनकी फसलों के ऊपर बरसाना। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ता है। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ता है कि जहाँ पानी की कमी होती है, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता, बहुत कम मात्रा में पानी होता है, वहाँ हमें इन तरीकों का यूज करना पड़ता है। फसल को पानी भी मिल जाता है और पानी की बर्बादी भी नहीं होती। जितना फसल को पानी चाहिए होता है उतना ही पानी मिलता है, और शेष पानी हमारा नष्ट नहीं होता है। वैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा पानी पूरा खेत में खोल देते, पूरा पानी भर जाता है खेत में, और वो कई दिनों तक पूरा खेत में भरा रहता है। तो ऐसा कहाँ होता है, जहाँ पानी की खूब उपलब्धता है। जहाँ पानी की कमी है वहाँ हम ये ड्रिप एरीगेशन या एक तरीके से बारिश, ऐसे बीच में झरना लगा देते हैं। जैसे इसमें आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। ये झरना चल रही है, यानी पानी बरस रहा है। जब देखते हैं वहां की जमीन नम हो गई है, उसको बंद कर देते हैं, बस इतना पानी देते हैं। तो पढ़ते हैं इसमें आगे क्या है। तो ये दो मेथड है, ड्रिप एरीगेशन, स्प्रिंकल्स एरीगेशन सिस्टम। यानी बूंद बूंद करके पानी देना या बारिश करवाना, अपने तरीके से फव्वारा लगा देना बीच में। आर बीइंग यूज्ड फॉर एरीगेशन, इनका भी यूज हम सिंचाई करने के लिए करते हैं। अब इसमें बताया गया इन ड्रिप एरीगेशन सिस्टम वाटर इज डिलीवर्ड टू प्लांट रूट थ्रू ए सीरीज ऑफ पाइप और बाल्ब्स। सीरीज के ऑफ पाइप का मतलब होता है कि कई पाइप आपस में जोड़ के लंबा सा पाइप बनाते हैं, और हर पौधे के पास से वो पाइप निकालते हैं, और वहां बाल्ब लगे होते हैं, यानी टोंटी कहिएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसके डायग्राम में, ये कोई फसल खड़ी हुई है और देख रहे हैं उसके पास से इस प्रकार से पाइप गए हुए हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत पाइप लगते हैं इनमें। अब होता क्या, पाइप में पानी होता है और वो पानी हर पौधे की जड़ से बूंद बूंद करके टपकता रहता है। शेष जमीन जो खाली होगी वहां पानी नहीं पहुंचता, केवल और केवल उस पौधे की जड़ तक ही पानी पहुंचता है। जड़ पे ही बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। पाइप निकले होते हैं, उनमें बाल्ब लगे होते हैं छोटे छोटे, उनसे बूंद बूंद करके पानी टपके। तो सीरीज ऑफ पाइप्स, तो कई पाइपों को जोड़ करके लंबी सी सीरीज बना देते हैं, और पौधे के रूट रूट टू प्लांट रूट, पौधे की जड़ पर ये पानी पहुंचाते हैं। द एरीगेशन ऑफ फ्लावर, अब ऐसी सिंचाई कहाँ करते हैं, एरीगेशन ऑफ फ्लावर, फूलों की सिंचाई, फ्रूट्स किन्हीं फलों की सिंचाई, या वेजिटेबल्स इज डन बाय द ड्रिप एरीगेशन सिस्टम। तो कहीं हमको किसी सब्जी में पानी देना है, कोई फूल की सब्जी खेती है उसमें पानी देना है, कोई फलों की खेती है उसमें पानी देना है, तो वहाँ हम ड्रिप एरीगेशन सिस्टम से पानी देते हैं।
वेरीज माने जबकि, आगे लिखा हुआ वेरीज मतलब जबकि। बीट गेहूं है, पीज मटर है, यानी कोई हमारी अनाज की फसल है, तो उसमें पानी हम देते हैं स्प्रिंकल एरिगेशन सिस्टम, यानी झरने, तो झरना कहिएगा, फव्वारे के द्वारा कहिएगा, वहां पर हम एक फव्वारा बना देते हैं, तो पानी बरसाता रहता है चारों तरफ फसल में। ठीक। तो बोथ दीज सिस्टम ऑफ एरिगेशन, यानी दोनों ही ये सिंचाई के तरीके आर मोस्टली यूज, अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं इन द रीजन्स, यानी उन क्षेत्रों में विच हैव थ्रॉट, जहाँ सूखा रहती है, या लेस रेन्स, या बारिश कम होती है, यानी पानी की उपलब्धता वहां नहीं होती है। जो पानी होता है वो बहुत होशियारी से हमें यूज करना पड़ता है, यानी फसल में पानी लग भी जाए और पानी बर्बाद भी ना हो। बिकॉज इट सेव्स वाटर, क्योंकि ये जो तरीके हैं पानी देने के फसल में, ये पानी की बचत करते हैं। एंड क्रॉप आर ग्रो हेल्थी टू, और फसल भी अच्छी हो जाती है, यानी फसल सूखती भी नहीं है, उसे पानी भी मिलता रहता है और पानी बर्बाद भी नहीं होता है। स्प्रिंकलर एरिगेशन सिस्टम इज वेरी यूजफुल फॉर द सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का मतलब क्या होता है? ऐसी जमीन जहाँ रेत ज्यादा है, और रेत में क्या होता है, अभी पानी दिया 2 घंटे बाद खत्म, तो हमें वहां ज्यादा पानी नहीं देते, उतना ही दिया जो घंटे 4 घंटा या एक दिन चल गया, फिर फब्बारा चला दिया हमने, फिर पानी हो गया फसल में। तो ऐसी जगह पर ये स्प्रिंकल सिस्टम अपनाते हैं जहां पर जमीन की मतलब रेत ज्यादा होता है, सैंडी सॉइल होती है, वहां ये ज्यादा लाभकारी साबित होते हैं, झरने मतलब फव्वारे प्रक्रिया से पानी देना फसल को। तो आप ये देख सकते हैं, 2 डायग्राम छपे हुए हैं, ये फव्वारा मेथड है और ये आपका ड्रिप एरिगेशन सिस्टम है। इसमें हर पौधे की जड़ से होकर के एक पाइप निकलेगा, पाइप में बाल्ब लगा होगा, उस पौधे की जड़ पर ही पानी टपकता रहता है। और ये फव्वारा सिस्टम है, ये पूरे खेत में दूरी के हिसाब से फव्वारा लगा देते हैं, और पानी वो बरसाते रहते हैं फसल पर। चालू कर दिया, पानी बरसने लगा, देख लिया हो गई नमी जमीन में, बंद कर दिया, फिर देखा कि पानी लगाने लायक जमीन दोबारा होगी, फिर फव्वारा चालू कर दिया, नमी हो गई, फव्वारा बंद कर देते हैं। तो ये तरीके अपनाए जाते हैं जहां पानी की कमी है या बारिश कम होती है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या है। फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर इन देयर फील्ड्स टू मेक द सॉइल फर्टाइल एंड टू गेट हेल्दी क्रॉप। अब आगे लिखा हुआ, किसान अपने खेतों में खाद का प्रयोग करता है। क्यों करता है? अपनी फसल को हेल्थ यानी स्वस्थ हो, अच्छी फसल हो और खूब पैदावार हो, इसके लिए वो फर्टिलाइजर्स यानी खादों का प्रयोग भी करता है। द फर्टिलाइजर ऑफ 2 टाइप्स। अब इसमें ये कहा गया जो फर्टिलाइजर यानी खादें होती हैं हमारे खेतों में देने वाली, वो 2 तरीके की होती हैं, और आपने ये देते हुए देखा भी होगा। एक तो आपने देखा होगा अपने खेतों में जो घूरा घूरा होता है घरों का, गाय का भैंस का गोबर इकट्ठा होता रहता, सड़ जाता, उसे भर के डाल देते हैं, एक वो खाद है, वो मैन्यूर बोली जाती है। ठीक। और ये जो खाद होती है, या आपने ये भी देखा होगा अपने खेतों में बाजरा कर दिया, थोड़ा बड़ा हो गया पलट दिया, ढैंचा की खेती की, कुछ 2-3 फुट लंबा हुआ, उसके बाद हर से उसमें जुतवा देते हैं, बारिश होने पर वो सड़ जाता है, ये भी खाद हो गई। तिली बो देते हैं, फिर तिली थोड़ी बड़ी होने पर तिली को उसी में हर से कटवा देते हैं, पानी बरसने पर वो सड़ के खेत को ताकत देती है, वो भी एक खाद बन जाती है। ठीक। और दूसरी चीजें होती हैं कि घास कूड़ा हमारा जो भी सड़ रहा है वो हम खेतों में डाल देते हैं, ये भी होता है। तो ये जो आपको बताए जा रहे हैं ये सब मैन्यूर होते हैं। दूसरी जो मार्केट से ला करके हम खाद खेत में लगाते हैं वो फर्टिलाइजर होती है। अब अंतर दोनों में क्या होता है, जो बाजार वाली खाद होती है वो जमीन को तुरंत ताकत देती है और अच्छी फसल कर देती है, लेकिन वो हमारी जमीन के लिए नुकसानदायक होती है। दूसरे तरीकों से जो मैन्यूर हम देते हैं वो जमीन को बंजर नहीं करता है और जमीन हमारी अच्छी रहती है, लेकिन ताकत धीरे धीरे मिलेगी। देखते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। तो उन्होंने कहा था फर्टिलाइजर्स आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार की खादें होती हैं। नंबर 1 में है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या मैन्यूर एक तरफ है, दूसरी तरफ है केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक खादें, यानी केमिकल कहिएगा जिनको। ये मार्केट में मिलते हैं और ये हम अपने खुद बना सकते हैं। इधर देखो क्या कहा गया, काव डंग मैन्यूर होता है, यानी गाय का गोबर है, गाय का गोबर वगैरह। गाय के गोबर से मतलब हमारे घर में जो जानवर पले हुए हैं उनका गोबर इकट्ठा होता रहता है, उसे खेतों में डालना है। दूसरा कंपोस्ट मैन्यूर क्या होता है वो हमने अभी बताया। कई फसलें होती हैं, कट्टी कंपोस्ट प्लांट लीव्स एंड वेजिटेबल्स, कोई सब्जी की हमने तो उसके जो फसल थी वो हमने उसी में पलट देते हैं, वो भी खाद बनाती है। नीम ऑयल केक मैन्यूर, ये नीम की पत्तियों की कोई खाद होती होगी। फर्टिलाइजर और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे लेट्रिन के टैंक होते हैं जो भर जाते हैं, उन टैंकों को साफ किया जाता है,
तो वो जो फर्टिलाइजर होती है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कही जाती है, ये भी बहुत लाभकारी होती है फसल के लिए। दूसरा वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट ये भी बनाई जाती है, कीड़े पाले जाते हैं वो इस खाद को बनाते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट कही जाती है। तो इधर वाली जितनी भी आपको ये बताई जा रही है ये सब हमारी मैन्यूर होती हैं और फसल के लिए ज़्यादा लाभदायक हैं। दूसरे इधर आपको बताई जा रही हैं यूरिया है, खूब अच्छे से जानते हैं, बाजार से जाके बोरी ले आते हैं, फसल में यूरिया लगा देते हैं। अमोनियम सल्फेट है, डीएपी, आज की डेट में डीएपी की बहुत मारा मारी है, मार्केट में मिल नहीं रही है, मिलती है तो ब्लैक रेट से मिलती है, यानी जितने की है उससे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जिंक सल्फेट है और म्यूरिएट पोटास यानी पोटेशियम क्लोराइड, ये इधर की जितनी भी खाद हैं ये सब केमिकल हैं और ये तुरंत हमारी फसल को ताकत देती हैं और हमारे खेत को नुकसान भी पहुंचाती है। तो इस प्रकार से आपने सीखा इसमें कि ये खादें होती हैं जो हमारे खेतों में किसान अपनी फसल को अच्छा और ज़्यादा पैदा करने के लिए देता है। आगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती हैं यानी इधर वाली, ये हमारी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, मेक द सॉइल फर्टाइल, मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। इट डज नॉट कास्ट एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द क्रॉप, इट डज नॉट कास्ट एनी हार्मफुल, यानी ये किसी भी सूरत में हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें chemical fertilizers increase the production of crops in the early years but gradually the land becomes barren, साफ लिखा हुआ। उसके लिए मैनूर के लिए कहा गया था कि हमारी फसल किसी प्रकार से खेत को ये मैनूर नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स जो ये होते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन मतलब उत्पादन तो बढ़ा देते हैं हमारी फसल का, इन द अर्ली ईयर्स मतलब तुरंत की साल के लिए, वट लेकिन होता क्या, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे द लैंड बिकम्स बारन, हमारी जमीन है वो बारन मीन्स क्या होता है, बंजर, हमारी जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि अब जब भी आप ऐसी जमीन में फसल करोगे तो आपको खादें देनी ही पड़ेंगी, अगर आप इनका यूज नहीं करते हैं तो फसल नहीं होगी। केमिकल का अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं तो केमिकल ही यूज करेंगे आप तो फसल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आगे कहा गया द अमाउंट ऑफ पॉइजनियस सबस्टेंसेस, पॉइजनियस सबस्टेंसेस भी होता है जहरीले पदार्थ, पॉइजनस मीन्स होता है जहरीले, सबस्टेंसेस पदार्थ, इंक्रीज इन एडिबल ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इन्होंने साफ कह दिया है अगर हम अपने फसलों में ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में बाजार वाली फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ज़्यादा, एक्सेसिव मीन्स होता है अधिक, एडिबल मतलब खाने योग्य फसलों में अगर ज़्यादा यूज करते हैं तो जो हमारी फसल है वो कैसी हो जाती हैं, पॉइजनियस जहरीली हो जाती हैं, उन्हें खा के तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इट कॉजेज मैनी डिसीजेज, जो बहुत सी बीमारियों का कारण बनते हैं, साफ लिखा हुआ इट कॉजेज डिसीजेज। एनिमल्स हमारे जानवरों में जैसे लाइक गाय है, बफेलो है, गॉट है, ये बीमार पड़ने लगती है। गेट इल आफ्टर ईटिंग दीज फूड प्रोडक्ट, ऐसी फसलों को यानी इनसे फसलों जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें खा करके ये जानवर बीमार भी होने लगते हैं। द क्वालिटी ऑफ मिल्क दैट वी टेक रिड्यूसेस, वी टेक, जिसमें लिखा हुआ द क्वालिटी ऑफ मिल्क दैट वी टेक रिड्यूसेस, और ऐसे जानवरों में दूध की मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जो इस फसल को जानवर खाते हैं दूध देने वाले अगर हैं तो उनमें दूध की मात्रा कम होने लगती है। इन दिस सिचुएशन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इज बेस्ट ऑप्शन था गुड हेल्थ, देखो वहीं लौट के आ गए वापस। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में जब हमारी फसल कम पैदावार हो, जानवर बीमार पड़ने लगे या फसलें जहरीली होने लगे तो हमको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए। वो ही कह रहे सबसे बेस्ट ऑप्शन है गुड हेल्थ, यानी स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि हम मैन्यूर खादों का यूज करें, बाजार वाली नहीं, जो हम लोग खुद कर सकते हैं उन खादों का यूज करें जो कि हमने आपको बताई हैं। आवर गवर्नमेंट इज आल्सो एम्फेसाइजिंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये देखो एम्फेसाइजिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ावा देना। आवर गवर्नमेंट मीन्स हमारी सरकार भी, आल्सो माने भी, बढ़ावा दे रही है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, यानी आप भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करें, सरकार भी इस चीज का बढ़ावा दे रही है। आगे लिखा हुआ विच फर्टिलाइजर्स वुड यू लाइक टू यूज इन योर फील्ड एंड व्हाई, यहाँ लिखा हुआ है आप अपने खेतों में, आपसे मतलब है कि अगर आपके पिताजी किसान हैं तो कौन सी खाद को अपने खेतों में ज़्यादा यूज करते हैं, यूज करना पसंद करते हैं और क्यों, ये आप बताइएगा कमेंट करके। आगे इसमें थोड़ा और है,
फार्मर्स आल्सो प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड एनिमल्स। अब होता सीधी सी बात है, किसान अपनी फसल की रखवाली जानवरों से और कीड़े मकोड़ों से बिल्कुल करता है कि उसमें कोई बीमारी नहीं लग जाए। दे प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम एनिमल बाय फेंसिंग द फील्ड विद प्लांट एंड थ्रॉनी बसेस। कैसे कैसे रखवाली करते हैं, इसमें ये कहा गया है कि या तो आप चार दीवारी बनाते, फेंस माने होते चार दीवारी, चारों तरफ से बाउंड्री बना देते हैं। बाउंड्री किसकी हो सकती है, कटीली झाड़ियां लगा के, कटीले पौधे लगा करके जो परमानेंट हो जाते हैं और हमारे खेत की सुरक्षा रखते हैं, या तारबंदी कर करके कैसे भी करके किसान अपने खेतों की सुरक्षा करता है। इसमें लिखा हुआ थॉर्नी बुशे में कटीली झाड़ियां, ये कटीले पेड़ पौधे लगा करके। एसेंशियल एक क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड इज बीइंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट लिखा हुआ। अब देखो यहाँ लिखा हुआ एसेंशियल मीन्स आवश्यक हो उतना, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, आवश्यक मात्रा, और पेस्टिसाइड मीन्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड मीन्स होते हैं मतलब कीटनाशक। कीटनाशकों का यूज आप कर सकते हैं लेकिन जरूरत भर करिएगा, ज्यादा नहीं। इज बीइंग यूज करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, हमारी फसलों को किनसे, पेस्ट यानी कीड़े मकोड़ों से और इंसेक्ट, इनसे बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं लेकिन अधिक नहीं। इंक्वायरी फ्रॉम फार्मर्स हाउ डू दे प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। आप भी किसानों से ये इंक्वायरी मतलब पूछताछ कर सकते हैं कि वे कैसे अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं। अगला टॉपिक होगा हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज, फसल का काटना और उसका भंडारण करना। ये पढ़ेंगे आप इस क्लास मतलब 5वीं क्लास में, जो कि इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, उसके साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।